हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल। आपके साथ अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर मैं डॉक्टर अजय कुमार झा, जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अभी भारत कहाँ खड़ा है, भारत का क्या इम्पोर्टेंस है। अब जब हम 2024 में इंटर कर चुके हैं तो इसे समझना अति आवश्यक है। परंतु मैं अपनी बात को आगे रखूं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आपका भी चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है, बट आई फील कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो कुछ आपके काम भी आ रहा है। बस इतना ही तो है। और आप अपने मित्रों से भी इसे शेयर करवाइए। मित्रों के जो मित्र हैं उनसे शेयर करवाइए, उनके जो मित्र हैं शेयर करवाइए, तो शेयर करवाते जाइए। क्या होगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा, तो ज़्यादातर लोग हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे और हम लोग एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे। आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आपको मेरे जो स्पष्टीकरण हैं सही लग सकते हैं, सही नहीं भी लग सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि अगर आपके कोई स्पष्टीकरण है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं अपनी समझ से जो भी आपको बता पाऊँ ज़रूर बताऊँ। विलम्ब हो सकता है, संभव है कि मैं आपकी बातों को देख नहीं पाऊँ, या जब देखूँ भी तो उस वक्त नहीं कुछ लिख पाऊँ या बता पाऊँ, लेकिन समय रहते मैं ज़रूर आपकी बातों को रिप्लाई दिया करूँगा। थैंक यू। तो आज का मेरा जो विषय है वो भारत, रूस और अमेरिका। अब ये क्या है, ये एक ट्राइजेक्टरी है, इसे समझना आवश्यक है कि वैसे तो अगर आप बाइपोलर वर्ल्ड की बात अगर करें तो बाइपोलर वर्ल्ड तो रहा नहीं, और ये मल्टी पोलर वर्ल्ड भी ठीक से बना है या नहीं, उस पर भी कई तरह के संदेह हैं। क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे बातें कहाँ जा कर के गिरती हैं, रूस और अमेरिका के बीच ही, जिसमें एक चाइना भी होता है। तो सुपर पावर के कंटेक्स्ट में अगर आप कहें तो ये तीन सुपर पावर तो निश्चित तौर पर सामने दिख रहे हैं, अमेरिका, रूस और चीन, चाइना। परंतु इंटरेस्टिंगली इस बीच में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। ऑब्वियसली भारत जीडीपी के कंटेक्स्ट में तो अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन ज़्यादा पीछे रहने वाला नहीं है। जो तीन जो सबसे बड़े ताकतवर देश हैं उसमें वैसे भी जीडीपी के मामले में रूस तो हमसे पीछे है। हाँ, डिफेंस का मसला और स्पेस सेक्टर, तो स्पेस सेक्टर में भी हम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी देखिए कल ही 1 जनवरी 2024 को जो हमने स्पेसशिप जो हमने जो लॉन्च किया है अपना सैटेलाइट, वो डीप स्पेस में जा रहा है। अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत संभवतः पहला देश है। सोलर जो ऑर्बिट है उसमें भी हम जा ही चुके हैं, वहाँ भी हमारा यान चल रहा है, गगनयान आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी इसी साल अभी जो हमारे इसरो चीफ ने जो घोषणा की थी उसमें बताया था कि अगले कुछ सालों के अंदर भारत 50 से ज़्यादा सैटेलाइट उसको पहुंचाने वाला है स्पेस में, और वो वहाँ स्टेशनरी रहेगा। वो वहाँ निश्चित तौर पर वो जो 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 काम उसके होंगे वो बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे भारत के लिए। तो ये सब चीज़ें तो खैर अपनी जगह पर हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी भारत उस ट्रैजेक्टरी पर खड़ा है, उस जगह खड़ा है कि वहाँ उसे डिसाइड करना है कि भारत को नहीं, रूस और अमेरिका को यह डिसाइड करना है कि आप किसका साथ दोगे और कैसे दोगे, और भारत के टर्म पर देना पड़ेगा। अभी तक ये हो रहा था कि भारत का झुकाव रूस की ओर एक लंबे समय से था। हमारे जितने ज़्यादा डिफेंस जो मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे और जो हमारे जो भी
आयुध होते थे वो मैक्सिमम हम रूस से लिया करते थे, रसा से लिया करते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हमने उसमें कमी करने शुरू किए और हमारा जो टिल्ट है वेस्टर्न कंट्री की तरफ, स्पेशली अमेरिका की तरफ झुका। और इस बीच में हमने अपने भी डिफेंस संसाधनों को बनाना शुरू किया और अब तो एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। खैर ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन अमेरिका जो हमारे साथ इधर एक बेहतर पहल कर रहा था, क्वाड बना, क्वाड के बाद कई ऐसे एग्रीमेंट्स हुए भारत का अमेरिका के साथ, जिसमें सुरक्षा से संबंधित चीज़ें रहीं, जो एग्रीमेंट्स हुए इन सब चीज़ों से, स्पेस सेक्टर में भी एग्रीमेंट्स हुए। इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा था, नासा के साथ भी हमारा इसरो का हुआ एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा था। और अभी भी थोड़ा इस बात का भान कभी कभी हो जाया करता है कि अमेरिका भारत के साथ एक बेहतर संबंध चाहता है, खास करके इसलिए भी कि जो हिंद महासागर है और दक्षिण चाइना सी जो है, उसको लेकर के भारत की भूमिका और भारत का जो पोजीशनिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत को साथ रखना जरूरी है। परंतु जो ऊपरी तरीके से अमेरिका बराबर कहता रहा है कि चाइना को उसे रिस्ट्रेन करना है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता है। क्योंकि चाइना को ये कभी रिस्ट्रेन तो क्या करेंगे, चाइना को ठीक है दिखलाते ज़रूर हैं कि चाइना को रिस्ट्रेन करना है, परंतु ये चाइना के साथ बेहतर से बेहतर संबंध रखना चाहते हैं। ये बात अगर आप ठीक से जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे मास्क हैं जो अमेरिका ने लगा करके रखे हुए हैं दूसरे देशों को समझने के लिए। चूँकि किसी भी सूरत में चाइना से अमेरिका डरता होगा यह तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आज भी अमेरिका की जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है चाइना से बहुत ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी वो चाइना को कहीं न कहीं प्रॉम्प्ट कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है। ये बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में यह खास करके दिखता है। और ये अभी जो कनाडा में जो हत्याकांड हुआ था निज्जर वाला, और अब जो पन्नू का मसला उठ रहा है, उसको लेकर के अमेरिका भारत के खिलाफ एक तरह से वातावरण बनाने में लग पड़ा है। ये बड़ा ही सीरियस इशू बन करके खड़ा हुआ है, क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला और डेमोक्रेसी की बात करने वाला कंट्री भारत पर इस तरह के दबाव बना रहा है और इतनी धृष्टता के साथ कि वहाँ उसके नागरिक जो कॉमन है, जो उनके भी नागरिक हैं और अमेरिका कनाडा के भी नागरिक हैं, वो उनको इस लिहाज से सपोर्ट करेगा कि वो अमेरिकन नागरिक है और कनाडा का नागरिक है, इसलिए उन्हें वो सपोर्ट करेगा। इस बात को ध्यान में नहीं रखेगा कि ये वहाँ पर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ कोई इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स के तहत ही नहीं, वहाँ के जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके तहत भी जो वो कार्य कर रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्ट है जो जिसे वो सपोर्ट दे रहे हैं। और उल्टा चोर कोतवाल को पर आंख उठाए और उससे अब क्या कह सकते हैं। ये ऐसी स्थिति पन्नों को लेकर के जो अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है वो हमारे लिए इस बात का अलार्मिंग बेल था कि भारत को सीधे सीधे एकदम एक तरफा होना नहीं है। वैसे भी भारत एक तरफा रहा ही नहीं है, यह तो मोदी जी के आने के बाद से तो हम लोग साफ देख रहे हैं। उसके पहले भी हम लोग रशिया के साथ थे, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पहले नहीं था। लेकिन अब जो क्या है कि अब मोदी जी के समय में एक बात तो हुआ है कि वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारा बना हुआ है, जिसमें हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम तेल का मसला होता है, गैस का मसला होता है, एनर्जी का जो भी मसला होता है तो हम रूस से अपना आयात करते हैं। अब उसमें बहुत सारे मसले और भी उठ गए हैं। रूपी रूबल ट्रेड का मसला भी उठा है। हमारा ट्रेड इम्बैलेंस होता जा रहा है इस बीच में रूस के साथ, ये भी एक मसला उठा है। और चूँकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारा बॉर्डर उनके साथ टच नहीं करता है, टच तो करता ही थैंक्स टू जो कुछ भी हमारे पहले के रूलर रहे होंगे, तो उन्होंने भारत की जो बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान से टकराता, वो तो हो नहीं पाया। उसे तो पाकिस्तान को उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया पीओके, तो उसकी वजह से हम डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हो भी नहीं पाए।
कई वजहों से रसा के साथ। तो ये सब है कि तो हमारी जो व्यापार के जो ट्रेड लिंक हैं उनसे टकरा नहीं पा रहे हैं, उनसे सीधा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम काफ़ी कम समय में रसा के साथ अपने ट्रेड कर नहीं पाते हैं। हालांकि अब नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी जो अभी जो सब कुछ हुआ है उस पर भी मैं अभी बात आपसे करने वाला हूँ, तो उसमें काफ़ी समय की बचत होगी, वह सब होगा। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा था कि भारत ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीशिफ्टिंग या उसे आप रीसेट करने की बात कह सकते हैं कि की है, कि जो अचानक से अमेरिका की ओर जो झुकाव बढ़ रहा था भारत का, वो झुकाव तो ठीक है, हमारे उनके साथ रिलेशन बने हैं, बने ही रहेंगे, लेकिन और यह तो कुछ दिनों की बात है जब तक बाइडेन साहब वहाँ हैं। बाइडेन साहब के जाने के बाद अगर ट्रंप आ भी जाते हैं, अब वो एक अलग इशू है, ट्रंप वाला मसला, उस पर भी मैं बात करूँगा कि तो भी क्या बहुत सरल होगा भारत का अमेरिका के साथ संबंध, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट वाले आदमी हैं और हम लोग इंडिया फर्स्ट वाले देश हैं, और वो अमेरिका फर्स्ट वाले होंगे, तो वो भारत के साथ भी कैसा रहेगा। और हम लोगों ने देखा भी है, ट्रंप भी लास्ट समय में अपने पिछले टेन्योर में वो बहुत भारत के साथ रहे, ऐसा भी नहीं था, उन्होंने भारत को कई बार मौका गाहे बगाहे कुछ धमकियां भी दी थी छोटी छोटी बड़ी बातों पर, तो वो तो उनकी जगह पर वो तो उसी तरह से चलेंगे। अब वो तो है ही। तो वैसे में भारत का अपनी पोजीशनिंग ठीक करने के लिए अमेरिका के साथ, राशा के साथ रीसेट करने अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो अभी वहाँ गए थे, उन्होंने कई तरह के एग्रीमेंट्स भी साइन किए, और उसमें यह बात साफ उभर करके आया कि ट्रेड रूट जो उनका रसा के साथ है भारत का, वो क्लियरली डिफाइंड हो, और उस पर भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसमें जो फार ईस्टर्न एरिया है उनका, वहाँ जो व्लादिवोस्तोक को उस पर वो हमारा भारत का वहाँ पहुँच सके, वो उस पर हमारे वहाँ हमारी भारत की पैठ हो सके, जो एकदम बल्कि चाइना से वो बाकी सटा हुआ एरिया है, वो शहर भी है, तो वहाँ भी, और वहाँ बहुत नेचुरल गैस और बहुत तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से हम भारत में सीधे साउथ चाइना सी से होते हुए और इधर जो मलक्का का जो स्ट्रेट है उससे होते हुए हम अपने देश में ला सकेंगे, यह सब होगा आसानी से, और हमारे सामान भी उधर जा सकेंगे चेन्नई बंदरगाह से, ये सब चीज़ें होंगी। तो अब जो भारत ने रसा के साथ फिर से रीसेट किया है, और उसके परिणाम अब ये हुए हैं कि पिछली बार जो ईयरली मीटिंग हुआ करती थी पुतिन साहब की और भारत के प्रधानमंत्री की, वहाँ शायद वो फिर से रिवाइव हो। वहाँ पुतिन साहब ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को इनवाइट किया है कि वो वहाँ जाएं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन को लेकर के जो भी विलम्ब हो, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे, और ये मैसेज उन्हें दे देंगे कि रसा को हमने छोड़ा नहीं है, रसा हमारे साथ उनके हमारे संबंध हैं, और ज़रूरत भी है, इसलिए कि ट्रेड के कंटेक्स्ट में भी आप देखिए तो ज़रूरी है। और चाइना के साथ की तरफ जिस तरह से झुकाव रसा का होता जा रहा था, उसे भी थोड़ा चेक करना ज़रूरी था, और वो ज़्यादा चेक हो या ना चेक हो, लेकिन ब्रिक्स में जो ये पाकिस्तान को लाने की बात हो रही थी, जिसमें रसा भी फेवर करने लगा था, उस पर भी थोड़ा अंकुश लगाना ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर भी बातें हुई होंगी। और जहाँ तक अरेबियन सी का सवाल है, जहाँ अभी माना गया है कि हूती समर्थकों ने कुछ जो वेसल्स जो रेड सी से होते हुए जो अरेबियन सी में जो मर्चेंट वेसल्स आ रहे थे, और जिसमें इसमें एक इंडियन मर्चेंट शिप का झंडा लहरा रहा था, तो उस पर भी ड्रोन अटैक हुए थे, जो उसको लेकर के तो भारत ने काफ़ी सतर्कता ही नहीं दिखलाई है, काफ़ी ऑफेंसिव रोल अभी अख्तियार किया हुआ है। आपको पता ही होगा कि इम्फाल जो शिप है वो वहाँ पर ला दिया गया है, जो हमारा वॉरशिप है, और वो और उस पर काफ़ी बड़े बड़े हथियार लैश हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान और इवन जो भी दूसरे देश उस पर ब्रह्मोस मिसाइल का लगा दिया जाना, और वे अपने आप में एक वार्निंग है कि अरेबियन सी पर भी हम ही कंट्रोल करेंगे, और हम देखेंगे कि वहाँ सब चीज़ें सामान्य हो। लेकिन यहाँ पर रसा को भी साथ लाना ज़रूरी था, मुझे लगता है इस विषय पर भी बात हुई होगी। और जो इंडियन सी है, इंडियन ओशन पर भारत जिस तरह से
फ्री ट्रेड को अहमियत देता है, उसमें रसा से भी एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि आप भी दें, इसमें आपके लिए भी बेहतर है। और इसमें चाइना का ज़्यादा साथ उस तरह से ना दें। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इन्होंने, चाइना ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसमें वो इंडियन ओशन के और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ पर वो अपना कंट्रोल स्थापित करता जा रहा है, जो साफ तौर पर दिख भी रहा है। तो वहाँ एक तरफा वो स्टैंड न ले रसा, वो भारत के लिए वो आवश्यक होगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी हुई हैं, और भी भारत से उनके यहाँ ट्रेड हमारा बढ़ सके। अभी हम ही उनसे ज़्यादा ले रहे हैं सामान, जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस होता जा रहा है। $50 बिलियन का इस दफ़ा इतना कम समय में हमारा उनके साथ ट्रेड हुआ, और वो और भी बढ़ेगा अगर ट्रेड इम्बैलेंस घटे। ट्रेड इम्बैलेंस घटने का मतलब है कि इस पर मैं अलग से बात करूंगा आपसे, कि मतलब जो हम उनसे ज़्यादा मंगाएं तो हमारी देनदारी उनको ज़्यादा हो गई, और उनको हमारी देनदारी रही नहीं, तो वो उनकी भी देनदारी हो, उस इस लिहाज से हम उनके साथ भी संबंध बनाना चाहते हैं। और ये साफ तौर पर ये एक मैसेज भी होगा अमेरिका को दिया जाना। और ये इसलिए भी आवश्यक हो गया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन, जिन्हें कि भारत सरकार ने इनवाइट किया था 26 जनवरी को आने के लिए, उन्होंने जब इनकार कर दिया, तो खैर वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने हमारी मदद की और वो आ गए, उन्हें इनविटेशन गया और वो तुरंत रेडीली एक आध दिन के अंदर ही वो तैयार हो गए और वो अब आ रहे हैं। और फ्रांस की जो स्थिति है वो ऑड मैन आउट है। वेस्टर्न कंट्री में आप कह सकते हैं कि ऑड मैन आउट, वो उसका अपना एक तरीका होता है हैंडलिंग करने का जियो पॉलिटिक्स को। तो वो हर बात, इंग्लैंड जिस तरह से टो करता है अमेरिका की सारी पॉलिसीज़ को, अब फ्रांस उस तरह से नहीं करता है। और ये फ्रांस ने शुरू से ही दिखलाया है, भारत के साथ बेहतर संबंध उसने भी रखे हैं। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो ऐसे समय का जब भारत की वजह से कभी फ्रांस और रूस के भी संबंध बेहतर हो सकें। मैं बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन हु नोज़, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये जियो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से भारत के अच्छे संबंध रूस के साथ हैं, भारत के अच्छे संबंध रसा के साथ, ये फ्रांस के साथ हैं, और जिस तरह और वेस्टर्न कंट्री जिस तरह से अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए चलते हैं, और फ्रांस चलता नहीं है, तो ये दिन हो सकता है कि भारत के किसी पहल की वजह से फ्रांस और रूस के भी संबंध ठीक हों। हालांकि ये सोचना भी आज की तारीख में बड़ा ही दूर का कड़ी है, परंतु होने के लिए क्या है, हो भी सकता है। चलिए, अगर आप मेरे इन बातों से सहमत हैं, आज मैंने एक जनरल एनालिसिस किया जियो पॉलिटिक्स को इंडिया को सेंटर में रख करके, कि अमेरिका बेहतर या रूस बेहतर या कोई नहीं, हम बेहतर, हमें अपने लिए करना है और भारत वही कर रहा है। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह है, अगर आप अभी भी भूल गए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और बेल बटन भी ज़रूर दबवाइए। मेरा आपसे यही आग्रह है। थैंक यू, जय हिंद। इस चैनल को प्रमोट करिए।